नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, अक्सर ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन बात जब जनहित के मुद्दों पर हो तो वो बात निकलती भी है, उस पर चर्चा भी होती है। लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि वो बात कहीं भी नहीं पहुंची, कम से कम उन जिम्मेदार लोगों के कानों तक तो नहीं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों के लिए व्यवस्था करने की। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक घटना घटी है। वो घटना कोई नई नहीं है, लेकिन उस बहाने एक बार फिर से सिस्टम की खामियां उजागर हो गई हैं। सुरेश लोधी जो अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे, कमाने वाले इकलौते सदस्य थे, वो तेज बारिश में नाली में बह गए। वजह यह है कि उस नाली पर जो स्लैब होना चाहिए था वो पिछले कई महीनों से नहीं था, जिसकी शिकायत भी जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार की गई, जैसा कि लोगों ने बताया। लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं हुआ, यानी मरम्मत का काम और स्लैब लगाने का काम दोबारा नहीं हो पाया। देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की नजर में ये एक ऐसी घटना है जो आए दिन होती रहती है, लेकिन इसकी वजह से एक परिवार ने अपने प्रियजन को खो दिया। एक परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य चले गए, 3 बच्चे बेसहारा हो गए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, और उससे पहले ये भी बता दें कि जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद परिवार वालों ने शिकायत की, पुलिस ने उनको खदेड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब फटकार लगाई तो मुआवजा दिया गया, 9 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। लेकिन मुआवजा तो मिला, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिले जिन सवालों की वजह से इस तरह के हादसे, इस तरह की दुर्घटना, और हम कहेंगे कि इस तरह के अपराध, क्योंकि ये अपराध भी एक तरह से इस तरह से छोड़ देना खुले में किसी भी ऐसी जगह को जहां ये हादसा हो सकता है, ये सब होता रहता है। और हम लोग इसको एक घटना की तरह देखते रहते हैं। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस बात पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, तो ऐसे में आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। जनहित के मुद्दों पर आरटीआई करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन सब विभागों के, यानी सरकारी विभागों के तमाम बातों पर उन्होंने आरटीआई की है, जवाब मांगा है। हमारे साथ उमाशंकर दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, जो लगातार इस तरह के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और उनकी भी पैनी नजर इस तरह के मुद्दे पर रहती है। सबसे पहले उमाशंकर जी, ये जो घटना घटी है, जगह बदल जाती है, नाम बदल जाता है, और घटना का स्वरूप भी थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? स्मार्ट सिटी लखनऊ है, उसमें नाले में कोई बह गया और बात वहीं की वहीं रही, मुआवजे तक या देखिए आश्वासन तक। शिल्पी जी, मामला बहुत गंभीर है और संवेदनशील भी है। और इसके साथ साथ ये जो लापरवाह जो हमारे विभाग है, खासकर हम नगर निगम की बात करें। देखिए, जो हम नगर निगम की बात करते हैं, हाउस टैक्स देते हैं। जनता टैक्स देने के बाद अगर नाले में बह जाए, लगातार शिकायतें होती हैं। ये एक छोटी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो प्रकाश में नहीं आई हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 5 सालों के अंदर नहीं नहीं तो कम से कम 15 से 20 ऐसी गाय, पशु नाले में गिर गए, जिसको हम लोगों ने जन सहयोग से उन्हें निकाल करके उनका इलाज करवाया। लेकिन ये अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इनको सिर्फ टैक्स चाहिए। टैक्स के साथ साथ जनता के टैक्स के पैसे का जिस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, आप आरटीआई लगा के देख लीजिए, अधिकारियों से पूछिए, आखिर 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख रुपए की फाइलें बना करके क्यों भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप सोचिए, करोड़ों करोड़ों की जो हमारे पार्षदगण हैं या मेयर हैं, इनकी जो निधि है, आखिर क्यों नहीं ई टेंडर किया जा रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक इस भ्रष्टाचार पर रोक नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी अगर इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे, बड़ा सर्ज होता है कि इतने ईमानदार मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से जनता के टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, ये जनता टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। विवेक शर्मा जी, अभी बात की कि अधिकारियों की, उमाशंकर जी ने कहा कि इस तरह से फाइलें पड़ी हुई हैं। ये मामला अगर देखें तो वैसे इस मामले को, क्योंकि आप ऐसे मामले देखते हैं, और सितंबर में भी वजीरगंज क्षेत्र में ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें एक 6 साल की लड़की बह गई थी नाले में। फिर से ये घटना हुई है। तो क्या कोई सबक विभागों ने नहीं सीखा? आजकल तो डिजिटल क्रांति का भी युग है, जिसमें छोटी से छोटी बात सब जगह आ जाती है। उसके बावजूद भी आप लोग आरटीआई करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लगातार दबाव बनाते हैं, पर क्या कोई सबक नहीं सीखते विभाग या अधिकारी या जिम्मेदार लोग? बहुत अच्छा मुद्दा है। बहुत अच्छी आपने बात कही शिल्पी जी। ये हम लोग
स्मार्ट सिटी लखनऊ के बाशिंदे हैं और यहाँ पर ये राजधानी है, ये कोई शहर नहीं है, कोई जिला नहीं है कि केवल एक हम शहर में रह रहे हो, इस राजधानी नगर में हम लोग रह रहे हैं और इस क्षेत्र की इतनी दुर्दशा इन अफसरों ने कर रखी है जो जिम्मेदारी को यहाँ पर उठा रहे हैं, चाहे वो मंडल के मंडलायुक्त हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। खर्चा तो खूब हो रहा है, 17 करोड़ रुपए आया नाला सफाई के लिए, लेकिन वो कागजों में साफ हो गया, लेकिन नाले साफ नहीं हो पाए। ये जो आज दुर्दशा देख रहे हैं, ये केवल बंदरबाट की दुर्दशा है। चाहे ये इसमें राजनीतिक पहलू आप देख लीजिए, ये इसमें सिस्टम वो भी शामिल है और इस साथ में अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि ये जो जिस तरीके का बंदरबाट चल रहा है यहाँ पर, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं बैठते हैं या कार्यालय है और इन लोगों को इतना डर भी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। इन्होंने इस शहर को, इस जो प्रदेश की जो जनता है, जो केवल राजधानी की ओर निगाह टकटकी लगाए रहती है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी, उस सुख सुविधाओं को इन्होंने अपने घरों में तो जरूर इस्तेमाल किया है उस पैसे का सदुपयोग करने के बाद, लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है वो आज भी पीड़ित है। अभी आपने बताया पिछली बार नाले में बच्ची बह गई थी, बच्ची की तो बात छोड़िए, अभी यहाँ जानकीपुरम क्षेत्र में खुले चैम्बर में, सीवर चैम्बर में बच्चा गिर गया था, लेकिन संवेदनशील जो एक अधिकारी कहेंगे वो नगर आयुक्त थे, वो पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह थे, जो बच्चों के मतलब पीड़ित परिवार के परिजनों से भी मिले और उनको राहत और ढांढस भी बंधाया। परसों आपने देखा होगा, यहाँ हमारे शहर के सांसद भी आए हुए थे, जो कि रसूखदारों के यहाँ तो जाकर मिल रहे थे, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाया कि एक आम नागरिक के जो जहां पर मृतक आम नागरिक है उसके परिवार वाले को जाकर ढांढस भी बंधा पाते, या जो हमारी प्रथम यहाँ के शहर की महिला है, जो जिसको हम प्रथम नागरिक के रूप में देखते हैं, महापौर को, वो भी नहीं पहुंच पाई थी। साथ में जो नगर का जो यहाँ कमान संभाल रहे हैं नगर निगम की, नगर आयुक्त भी नहीं पहुंच पाए थे। इतने संवेदनशील मुद्दे को इतनी संवेदनहीनता के साथ में इन लोगों का हृदय द्रवित नहीं हो पाया, ये लोग पहुंच नहीं पाए। बात पैसे की नहीं, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाए। और जो आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, उसके बाद वो दिया गया, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच करके मिले, घर के लोगों के पास जाने की शायद उन्होंने सोचा होगा कि वहां पर जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल से ही लोग भागते हैं। जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी सवाल से भाग रहे हैं, नगर आयुक्त हो, मेयर हो, वो सब सवाल से भाग रहे हैं। लेकिन ये सवाल नहीं होते अगर पहले से ये व्यवस्था होती। जो लोगों ने बताया, घर के लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो नाला जिस पर स्लैब नहीं लगा हुआ था, इसकी शिकायत की गई थी और ये करीब 5-6 महीने से था। इसकी कई बार शिकायत की गई, जो पार्षद हैं उनको शिकायत की गई, जो जेई हैं उनको शिकायत की गई और इवन आईजीआरएस में भी शिकायत की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या है ऐसा सिस्टम में कि शिकायतें पर शिकायतें होती हैं लेकिन इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आपने बताया कि 1700 करोड़ रुपए नाले सफाई के ही आ गए हैं, लेकिन ये शिकायत, इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है उमाशंकर जी, एक स्लैब लगना है नाले का, कई महीनों से नहीं लगा था, उसकी शिकायत पार्षद से लेकर के जेई तक की गई थी, आईजीआरएस में भी की गई। अब आप बताइए लोग कहाँ जाए, जनता कहाँ जाए? अनम्यूट कर लीजिए सर। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उस पैसे को और जगह खर्च करें, जहां पर मैं साफ कह सकता हूं कि आखिर वही मैंने जो आरोप लगाया कि छोटी छोटी फाइलें, अगर एक रोड कोई अगर 50 लाख रुपए में बननी है तो उसमें 5 और 6 फाइलें लगा दी जाएंगी छोटी छोटी, जिसका ई टेंडर न करना पड़े। सोचिए सिस्टम को कैसे ब्रेक किया जा रहा है। एक सड़क को बनाने में 50 लाख रुपए का खर्च है, एक नाले को बनाने में 50 लाख का खर्च है, तो उसमें 5 और 6 छोटी छोटी 8-8 लाख 9-9 लाख की फाइलें बनाई जा रही हैं। पता करिए शिल्पी जी, बहुत बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार है नगर निगम में, एक ई टेंडर नहीं किया जाता है। आखिर क्यों? पूरे विभागों में और विभागों में ई टेंडरिंग की व्यवस्था है, लखनऊ नगर निगम में क्यों नहीं हो पा रही है? अब रह गई जो नाले की शिकायतें की जाती हैं, नाले कागजों में सफाई हो जाते हैं, रोड कागजों में बन जा रहे हैं, हो सकता है ये ढक्कन भी कागजों में बन गया हो और एक बार नहीं कई बार बन चुका होगा, कई बार बन चुका होगा, इसकी भी जांच कराने की आवश्यकता है। कई बार बन चुका होगा
लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। ये इनकी नीयत पर सवाल है। सिस्टम में बैठे हुए चाहे महापौर हैं, चाहे नगर आयुक्त हैं, या फिर जेई हैं, एई हैं, अभियंता हैं या पार्षद हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं सारे लोग जिम्मेदार हैं। आखिर ये सरकारी धन जो जनता के टैक्स का पैसा है, उसका बंदरबाट कब रुकेगा? और जब तक इसका बंदरबाट नहीं रुकेगा, ई ट्रेंडिंग की व्यवस्था नहीं होगी, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी तरह शिल्पे जी हम लोग टैक्स देते रहेंगे, जबरिया ये लोग टैक्स लेते रहेंगे और इसी तरह सरकारी धन का दुरुपयोग बिल्कुल, करेंगे। जनता टैक्स देती है और सुविधाएं चाहती है, क्योंकि सुविधाएं हक हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, निलंबन की कार्रवाई तो हुई, जेई को निलंबित किया गया, सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस दिया गया, उसके बाद जो एजेंसी थी उसको जिसको जिम्मेदारी थी सफाई की, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। लेकिन ये सब कार्रवाई कब तक चलेगी? और आपको लगता नहीं कि ये कोई बहुत पुख्ता कार्रवाई नहीं है? विवेक शर्मा जी, आप लगातार आरटीआई करते हैं, आप देखते हैं ये जो छोटी छोटी शिकायतें हैं जो वास्तव में किसी भी जीवन शैली के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी होती हैं, इन पर आखिर ध्यान क्यों नहीं जाता? हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे इसी मामले में हम देखें, वो उमाशंकर जी कह रहे हैं जो बात, संभवतः आपने भी महसूस की होगी, हो सकता है कागजों में कई बार लग चुका हो ढक्कन, एक नहीं कई बार लग चुका होगा, लेकिन उसका फॉलोअप करने वाला कोई नहीं, वहां पर जाकर के देखने वाला कोई नहीं, तो जनता कहाँ शिकायत लेकर जाए? आखिर पार्षद से भी तो जनता उम्मीद यही करती है। पार्षद किस लिए हैं? इन्हीं कामों को देखने के लिए तो है ना। शिल्पी जी, अगर मॉनिटरिंग होने लगेगी तो पैसे का बंदरबाट नहीं हो पाएगा, और ये बंदरबाट सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। ये सारी जिम्मेदारी यहां शासन में बैठे हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों की है। ये क्या करते रहते हैं? ये वातानुकूलित कमरे से क्यों नहीं निकलते? केवल एसी की इनको हवा लगी है। बाहर आम जनता के बीच में जाकर उन लोगों की बातों को सुनकर या उनकी समस्याओं को देखकर या क्षेत्र की समस्याओं को देखकर उसका निराकरण क्यों नहीं किया जाता है? आप बताइए, आप लखनऊ के शहर में रहती हैं, किस जगह पर प्रमुख सचिव आवास यहां पर निकल कर गए हो कि लोगों की समस्याएं देखी हो, या प्रमुख सचिव यहां पर कभी उन्होंने दौरा भी किया हो? वो कब दौरा होता है? जिस समय पर माननीय रक्षा मंत्री जी आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं। ये केवल उससे पहले पहले एक ट्रायल बेस होता है कि जाकर वहां पर केवल चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, रोड बिल्कुल चमाचम मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर आम जनता इस यहां पर जाम के बीच में फंसी रहे, वो किसी को दिखाई नहीं देता। और ये जो आप उमाशंकर भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं भी लगातार इस बात को उठाता रहता हूं कि जो नाले खुले पड़े हैं इनको बंद करिए। पूर्व जो नगर आयुक्त थे उस पर ध्यान देते थे, लेकिन अभी जो नए नवनियुक्त आए हैं वो एक कठपुतली मात्र हैं। वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते। अगर उनसे कोई जनहित की बात करिए तो वो कहते हैं कि पहले पर्ची लेकर हमसे बाहर बैठिए, जब मेरे को मिलना होगा तो मैं आपको बुलवाऊंगा। तो अगर इस तरीके का ये जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जहां पर आम जनता डायरेक्ट अपने नगर आयुक्त से नहीं मिल सकता, तो उस जगह पर और हाल क्या होगा? अभी आपने देखा होगा, कल मृतक की पत्नी ने पार्षद के खिलाफ एफआईआर करा दी। आज वही सत्ता दल पार्टी के लोग वहां पर धरना देकर बैठ गए और साथ दे रही है उसमें महापौर भी। वो सीपी को फोन कर रही है कि भाई इनके खिलाफ क्यों कर दिया, यह आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। अरे आप महापौर हैं, आप सभी की हैं, केवल एक विशेष दल की नहीं है, आप सारे दल की हैं और ये जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए। ये पहले से अगर ये जिम्मेदारी निभानी होती तो आज ये एफआईआर नहीं हुई होती। और एफआईआर अगर पार्षद के खिलाफ हुई है तो महापौर के भी खिलाफ होनी चाहिए। उनको भी इसमें दोषी करार देना चाहिए कि वो जनता के हितों को, इसीलिए एक प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है और चाबी पकड़ाई गई थी शहर की कि इसको साफ सुथरा रखेंगे, इसको बिल्कुल ठीक रखेंगे। तो अगर जिम्मेदारी पार्षद की बनती है तो महापौर की भी बनती है, क्योंकि पार्षद दल का नेता होता है महापौर। अगर महापौर स्वयं धरने पर बैठकर और किसी पुलिस अधिकारी को प्रभाव में लेती हैं, फोन करती हैं, तो ये भी गलत है। ये गलत संदेश जाएगा कि अगर आज ये इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, लगातार पीड़िता और वहां के लोग उनको क्षेत्रीय पार्षद को बता रहे थे, क्योंकि जो भी जन समस्याएं होंगी या तो क्षेत्रीय पार्षद सुनते हैं या फिर क्षेत्रीय विधायक सुनते हैं। अगर विधायक नहीं सुन पा रहे तो पार्षद के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, इसीलिए उनको चुनकर भेजा जाता है।
कि वो लोग लोगों की जनता की समस्या गली गली जो चुन करके भेजा जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि हो तो वो भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले ही आपने कहा कि उनसे मिलने के लिए कोई नहीं गया था, उनके परिजनों को ढांढस बनाने कोई नहीं पहुंचा था। वो पोस्टमार्टम हाउस जाकर के उनके पिता को एक तरह से चेक दिया गया, वो भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, जो आर्थिक सहायता का चेक है। ऐसे में इससे ये पता चलता है कि उन्होंने प्रक्रिया तो पूरी की, लेकिन वो संवेदनशीलता नहीं थी कि इस तरह से घटना हो गई है जिसमें कि जवाबदेही उन्हीं लोगों की बनती है, तो जा करके मुलाकात करें। उसके बाद भी कम से कम उन परिजनों का ये आरोप था, और जिस तरह से पुलिस का रवैया था कि आपने भी देखा कि उनको खदेड़ा गया था जब वो इस बात को लेकर के कह रहे थे, या जिनके घर के किसी व्यक्ति की जान गई है वो आक्रोशित भी मानिए हो, तो भी एक तरह से उनके लिए लोगों को इस बात को उनको सांत्वना देनी चाहिए और इसकी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। एक बात उमाशंकर जी जो और समझ में आ रही है, स्मार्ट सिटी लखनऊ है, लखनऊ को लेकर के कितनी योजनाएं बनती हैं ये आप भी जानते हैं, और जितनी योजनाओं पर खर्च होता है उसमें ब्यूटिफिकेशन यानी सौंदर्यीकरण का एक प्रमुख हिस्सा है। तो जिस तरह से पिछले कुछ समय में मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि 300 करोड़ सौंदर्यीकरण पर ही खर्च हो गया है, हालांकि विवेक जी को हो सकता है कुछ और भी जानकारी आरटीआई के थ्रू मिली हुई हो, हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अगर ब्यूटिफिकेशन से या सौंदर्यीकरण से क्या होगा अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अभी एक दिन की बारिश में अगर कोई व्यक्ति, एक नागरिक बह जाता है तो इस तरह से सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? ये क्या प्लानिंग की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, या चीजों को देखने की कमी? इसको क्या मानते हैं? देखिए शिल्पी जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका है, और मैं आपको बताऊं एक्चुअल में जड़ यही है। लखनऊ के डेवलपमेंट को लेकर के जो योजनाएं बनती हैं वो योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाता है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक पूरी प्लानिंग बनाई। मैं एग्जांपल दूं, जैसे विवेक जी रहते हैं, जानकीपुरम विस्तार है, गोमती नगर विस्तार, पूरा शहर है, इसमें देख सकते हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ताजा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। गोमती नगर विस्तार एक योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बनाई। गांव के किसानों से जमीन को अधिग्रहित किया, औने पौने दानों में जबरियत लिया। इसके बाद ऊंची कीमतों पर एक पूरी प्लानिंग बनाई, रोड दिखाया, पार्क दिखाया, ग्रीन बेल्ट दिखाया, और डेवलपमेंट चार्ज ले लिया आवंटियों से। 100 रुपए अगर इन्होंने अधिग्रहित किया तो बेचा 5,000 रुपया। समझिए कितने बड़े रेशियो में बेचा जमीन को। ये नो प्रॉफिट नो लॉस की ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा भ्रष्टाचार करती है। इन्होंने जनता को जमीन बेच दिया, सपना बेचा कि आपके सामने पार्क होगा, ग्रीन बेल्ट होगा, जिम होगा, क्लब होगा, सारी सुविधाएं इन्होंने सपनों में बेच दिया, और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले इन्होंने नगर निगम को हैंडओवर कर दिया, करोड़ों रुपया दिया है, कुछ पार्ट हैंडओवर किया है, नाला और ये सड़क सफाई पहले इन्होंने किया था, कुछ सफाई और कूड़े का काम। आप ये सोचिए, जनता से आपने पैसा लिया, उसका किया बंदर बाट, और नगर निगम के कह दिया तुम कुछ पैसा तुम भी बांट लो। जनता जहां थी वहीं है। 2 एग्जाम्पल और मैं दूंगा आपको। नगर निगम निदेशालय सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार में, जहां प्रमुख सचिव से लेकर सारे अफसर बैठते हैं, उस गेट के सामने जो नाला है उसका पानी नहीं बहता है, ओवरफ्लो होता है, वो कनेक्टेड नहीं है, बनाया एलडीए ने है, और नगर निगम के मुखिया वहां बैठते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क से सटा हुआ लक्ष्मी मार्केट। शिल्पी जी, पिछले 5-7 सालों से ये घटना हम देख रहे हैं। हम लोग शिकायत करते हैं कि साहब रोड पर पानी भरता है, तो एलडीए ने रोड बनवा दिया, नाला नीचे हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, नाला हम फिर से बनवाएंगे, नाला बनवा दिया, नाले को ऊंचा कर दिया, रोड नीची हो गई, फिर पानी नहीं निकल रहा है। तीसरी बार इन्होंने कहा अब हम नाला तोड़ के बनाएंगे, चूंकि इसका फ्लो गलत हो गया है, वो बना दिया तो रोड और नीचे हो गई। चौथी बार इन्होंने रोड बनाया तो वो नाला पतला हो गया। 5वीं बार इन्होंने नाला बनवाया है तो सीसी रोड बनवा दी, सीसी रोड बनवा दिया तो नाला और नीचे हो गया। 6ठी बार इन्होंने नाला बनवाया है, शिल्पी जी करोड़ों रुपया लग गया पिछले 7 सालों में, और मैं आपको फोटो भेज सकता हूं, आज भी जल भरा, कभी नाले से पानी नहीं निकला। ये हाल है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बताइए। बड़ा सूबा,
और उसकी राजधानी का ये हाल है, तो दूर दराज के क्षेत्रों का क्या ही हाल होगा उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है विवेक जी, वो ये कि आईजीआरएस में भी शिकायत दर्ज की थी स्थानीय लोगों ने इसको लेकर के, ये जो नाले का स्लैब नहीं था या जो भी इनका ये कहना था। तो हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ समय से कि उसमें जो शिकायतें जाती हैं, कई बार मुख्यमंत्री अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस बात को कह चुके हैं, उमाशंकर जी भी बताएंगे, और फटकार लगा चुके हैं उन जिलाधिकारियों को, उन अधिकारियों को, और कह चुके हैं कि उसका वैसा रिजल्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में भी एक तरह से दबाव अधिकारियों पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर होने की जरूरत है। वो दबाव क्या मिसिंग है, नहीं है क्या, जैसे इस तरह की चीजें हो रही है? वो दबाव है, दिखाई कहां देता है? आईजीआरएस में जितने भी जवाब दिए जाते हैं, जो बताया जाता है, वो सब अपनी तरफ से मनगढ़ंत लगाकर भेज दिया जाता है। शिकायतकर्ता को फोन नहीं किया जाता, बता देते हैं शिकायतकर्ता से वार्ता हो गई। इसकी शिकायत मैंने स्वयं जिलाधिकारी महोदय से की थी, और वो भी मंडलायुक्त के सामने की थी। मैंने किया, मंडलायुक्त से शिकायत थी, मंडलायुक्त ने सीधे उनको, जिलाधिकारी को बोला कि इनको बोलिए, ये नोडल हैं। उनसे बात किया तो उन्होंने सीधे अपने एसडीएम को बता दिया कि आप इनको शिकायत नोट करा दीजिए। जब वहां पर ऐसे काम हो रहे हैं, जब सामने बैठकर जो अधिकारी है अपना पल्ला एक दूसरे के ऊपर झाड़कर खत्म कर लेता है, तो आम जनता के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री जी कितना भी बढ़िया काम कर लें, मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी है शिल्पी जी। आपको हकीकत आप अगर जानना चाहेंगे, और आपने देखा भी होगा, उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो उनके जो चारों तरफ जो आवरण बैठा हुआ है ना, वो उनको काम नहीं करने दे रहा है, वो उनको वर्गलाता है, और उनकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो जनता की वार्ता होती है, जो जनता की समस्याएं होती हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाती। वो केवल ये लोग अपने आप ही उसको मैनिपुलेट करके उनको दिखाते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, जबकि यहाँ काम बिल्कुल बिल्कुल समस्याओं का हल नहीं होता, लेकिन ये दिखा दिया जाता है। जैसा आपने कहा कि जो शिकायत करता है उसको तक एक फोन नहीं किया जाता, उमाशंकर जी, शिकायतकर्ता को भी फोन नहीं जाता, लेकिन समस्याओं का हल कागजों पर हो जाता है। हम आपकी बात पर फिर से मैं लौट रही हूँ कि स्लैब तो अगर पता किया जाए, विवेक जी बेहतर पता कर सकते हैं कि वो कई बार कागजों में बन चुका होगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो आखिर इसका इलाज क्या है? स्मार्ट सिटी के सपनों पर, या हम कहें कि दावे जिस तरह से स्मार्ट सिटी के हैं, उस पर भ्रष्टाचार और लापरवाही की धूल पड़ी हुई है। अभी ये धूल साफ करने की जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को उठानी होगी ना। देखिए, जब तक शिल्पी जी ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, जब तक ये भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, जब तक ई टेंडरिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, एलडीए और नगर निगम दोनों मिलकर लखनऊ को बर्बाद करने का काम कर रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और बता दूं, ये अफसर जो है, जो समाज सेवी हैं, जो शिकायत करता है, उनको धमकाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिन शिल्पी जी, आईजीआरएस को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई। अधिकृत लिस्ट नहीं थी, मीडिया में जारी कर दी गई कि ये चंद लोग हैं जो ब्लैकमेलर हैं, आईजीआरएस करते हैं। ये इन्होंने इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा इस व्यक्ति ने की, दूसरे नंबर में की, एक लिस्ट जारी की गई। सामाजिक जीवन में उनका अपमान किया गया, जो शिकायतकर्ता थे। बाद में कोई नोटिस वोटिस भेजा, वो मीडिया के माध्यम से ही पता चला, तो पता ये चला कि एलडीए ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं साहब, ये हमारी अधिकृत कोई लिस्ट नहीं है। जबकि एलडीए के अफसर मुस्कुराते नजर आए कि हाँ, हमने एक बहुत बड़ा जैसे लगा तीर मार दिया कि शिकायतकर्ताओं की, जिन्होंने आईजीआरएस मुख्यमंत्री जी की योजना है, उन्होंने कहा था कि जनता अपनी शिकायत करे इन अफसरों के खिलाफ, या कोई समस्या है तो। लेकिन ये अफसर दबाव बनाते हैं कि कोई आईजीआरएस ना करे। ये तो अच्छा था कि विवेक जी हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं था, नहीं तो आईजीआरएस हम लोग करते हैं, हम लोग का। तो ये अफसर धमकाते हैं लोगों को कि आईजीआरएस करोगे तो तुमको हम दलाल बताएंगे। है जिसको ठीक करने की जिम्मेदारी है वो अफसर, उमाशंकर जी कह रहे हैं कि धमकाते हैं, और जो लोग जनता के मुद्दों को उठाते हैं उनको एक तरह से उनको हतोत्साहित भी होना पड़ता है। तो आम जनता की सुध कौन ही ले, क्योंकि एक परिवार जो जिस तरह से सुरेश लोधी जी थे, जो
रोज का रोज कमाते और खाते थे, वो कितनी शिकायत कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं, इस बात का अनुमान हर कोई लगा सकता है। लेकिन एक व्यवस्था जो ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, लेकिन जो लोकल अफसर हैं कहीं ना कहीं ये पूरी जो व्यवस्था है वो उनकी बातों को, उनके दावे को सपोर्ट नहीं करती और लोगों को उसी तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या जिस तरह से सुरेश लोधी को अपनी जान गंवानी पड़ी वैसी ही घटनाएं होती रहती हैं। हम सब चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये मामला अधिकारियों तक पहुंचेगा और इसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। हर बार ऐसी बात भी होती है, वरना स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ सपना ही होगा, वो हकीकत में शायद कभी नहीं बदल सकता अगर लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं ही नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उमाशंकर दुबे जी आपका, और विवेक शर्मा जी आपका। बहुत अहम जानकारियां आपसे मिली। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई उतनी तेजी से नहीं होती जितनी तेजी से उस पर होने की जरूरत है। और इसलिए लोगों को अपनी आवाज भी बुलंद करनी चाहिए, या लोगों तक पहुंच, अधिकारियों तक या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी बातें रखनी जरूर चाहिए, और आगे उनकी भी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बेहद अहम मुद्दा, जनहित से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुक्रिया। और इसके साथ ही आज इतना ही। नमस्कार। हो रहा है।